Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing continuously our RBSc question bank part C. So बच्चों part C में हम start कर रहे हैं from question number 29. So question number 29, why alcohol is soluble in water but alkane is not? तो हालांकि होना चाहिए ईथर इज नॉट, सिलेबस में ईथर है। तो बच्चों अल्कोहल वाटर सॉल्यूबल है और एल्केन या ईथर जो है, मैं ईथर कर देती हूँ, कोर्स में तुम्हारा ईथर है तो ईथर में बनेगा, ईथर जो है वो वाटर इनसॉल्यूबल है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? तो हम कहेंगे देखो अल्कोहल होता है ROH एंड ROH, ठीक है। अब बच्चों अल्कोहल में ऑक्सीजन ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, है ना, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम कहेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, OH bond is polar in nature. High electronegativity of oxygen, OH bond is polar in nature, ठीक है। उससे क्या हुआ, polar in nature। अब इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे इसकी वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। So alcohol molecules, अच्छा अल्कोहल इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो बच्चों ये अल्कोहल पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो ये तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब मुझे अल्कोहल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वाटर लिखना पड़ेगा, तो अल्कोहल हटा के H लिख दो, ठीक है। तो अल्कोहल वाटर, अल्कोहल फिर क्या बना दो, वाटर बना दो, तो ये हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। समझ में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। अगर अल्कोहल बना दोगे, अगर क्वेश्चन आए व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हाई तो बना देना, तो आंसर में वो हो जाएगा। अब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन OH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, सो अल्कोहल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है भाई। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो एक अल्कोहल एक वाटर, एक अल्कोहल एक वाटर, मतलब मिक्स हो रखा है ना, सो दैट इट इज सॉल्यूबल, इन वाटर, ठीक है। तो भाई ये वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन तो भाई ईथर में तो कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, ईथर है ROR, है ना, या एल्केन आता तो हाइड्रोकार्बन, वो तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ ईथर, ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ ईथर इट इज अनेबल टू फॉर्म hydrogen bond with water, so not soluble, clear। तो भाई अल्कोहल घुल जाता है पानी में और ईथर नहीं घुलता है ना, एल्केन है तब भी वही लिख सकते हो आंसर। नाउ राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, आपको सिर्फ ऑर्डर लिखना है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और फिनॉल। तो फिनॉल तो फिर भी प्रोटॉन छोड़ के फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है ना, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। अब वाटर होता तो हम वाटर भी कर देते, बट वाटर है नहीं, तो इसके बाद आ जाएगा अल्कोहल। तो ये आपका हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एसिडिक है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल और उसके बाद अल्कोहल। Now write short notes on
विलियमसन सिंथेसिस। अब बच्चों विलियमसन सिंथेसिस ईथर प्रिपरेशन का मेथड है। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमें करनी है एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। मिक्स्ड ईथर भी बना सकते हो। होगा क्या, तो हम कहेंगे NaX एलिमिनेट हो जाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमें करनी है एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। अब बच्चों NaX बाहर निकल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ROR, ठीक है। डिफरेंट है तो ROR डैश और NaX। मैकेनिज्म जो रहेगा दैट विल बी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे, तो इसको थियोरी में लिखना है बच्चों। व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड ट्रीटेड विद हैलोएल्केन इट फॉर्म्स ईथर बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड पे कमेंट लिखना है, तो आपको लिखना है पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो ये होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। बनेगा कैसे, तो बच्चों हमारी बुक में 2 मेथड दिए हुए पिक्रिक एसिड। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 बच्चों NO2 प्लस OH माइनस और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एक कंपोनेंट पिक्रिक एसिड भी बनता है ना। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज भी कर देता है, लेकिन ये भी प्रोडक्ट बनाता है साथ में। तो हम कहेंगे फिनॉल, और यहाँ 2 पे आ गया नाइट्रो, 4 पे भी नाइट्रो और 6 पे भी नाइट्रो, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम कहेंगे पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एक रिएक्शन तो ये होगी। दूसरा जो बुक में दिया हुआ है आपकी, वो दिया हुआ था बच्चों हेलोएल्केन में, याद करो। हेलोएल्केन में आपके पास था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना। तो पता है हेलोएरीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूट होता नहीं है क्लोरीन, लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, और वो भी 3 विड्रॉइंग ग्रुप, तो बिल्कुल वीक बेस से भी क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट एक्वस की प्रेजेंस में इसको स्लाइटली हीट किया, है ना, वार्म किया, तो ये Cl रिप्लेस हो जाएगा बच्चों किससे, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से। तब भी आपका आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना, यानी पिक्रिक एसिड। तो इनमें से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। यूज कहाँ आता है, तो भाई ये एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अब बच्चों एनिलीन है बेंजीन पे NH2, ठीक है। बेंजीन पे NH2 को हम कहेंगे एनिलीन। अभी यहाँ देखो नाइट्रोजन पे लोन पे रिंग के साथ शेयर कर देगा, है ना। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, तो आप क्या देखोगे, देखो पूरा बॉन्ड, है ना। ये बॉन्ड जहाँ शिफ्ट होता है ना बच्चों, पाई बॉन्ड, तो जहाँ टूटता है, जहाँ एरो है वो नेगेटिव पार्ट है और जो टेल है वो पॉजिटिव पार्ट है। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज रख दो, ये एरो यहाँ आया है ना, तो दिस विल बी नेगेटिव, बैक साइड कार्बन पॉजिटिव और नाइट्रोजन लोन पर डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा NH2 और ये प्लस। नेक्स्ट में तो हम कहेंगे देखो ये यहाँ शिफ्ट कर दो, दिस इज नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। आगे तो आगे भी यही, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो बच्चों, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 प्लस। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे अब ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे ब्रेक कर दो, तो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एज इट इज, है ना। ये नाइट्रोजन नेगेटिव, ये वाला हिस्सा क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस माइनस वापस, और ये हो गया NH2।
ठीक है, अब इससे हुआ क्या, तो भाई ये हमने दिखाया है रेजोनेंस इन एनिलीन, ठीक है, रेजोनेंस इन एनिलीन दिखा दिया। फायदा क्या हुआ इसको पढ़ने से, तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ शेयर कर दिया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के तो ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, नाइट्रोजन तो खुद प्लस लिए घूम रहा है, तो प्लस से तो फिर डोनेट कैसे करेगा, है ना। जबकि अमोनिया की बात करें तो अमोनिया होता है NH3, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, अमोनिया क्या है, तो अमोनिया लुईस बेस है, तो ये भी लुईस बेस होता, लोन पेयर यहाँ पे भी था, लेकिन आप क्या लिखोगे कि ड्यू टू, अच्छा रिंग को शिफ्ट करना, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में शिफ्ट करना, इसे कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, क्या हुआ उससे प्लस एम इफेक्ट से, तो हम कहेंगे ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप या नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन कहाँ चला जाएगा, गोज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, है ना। भाई लोन पेयर डोनेट करना इसे कहते हैं हम प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। अब यहाँ से क्या लगा कि लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में चला गया, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, availability of lone pair at nitrogen of NH2 at nitrogen atom of NH2 group is least कह दूं, है ही नहीं, या लेस देन अमोनिया कह दूं, ठीक है। तो बच्चों लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो डोनेट कैसे करेगा, सो इट इज लेस बेसिक, ठीक है ना, डोनेटिंग टेंडेंसी इज लेस, सो इट विल बी लेस बेसिक कह सकते हो। वाइल ऑन द अदर हैंड क्या देख रहे हैं हम दूसरी तरफ, तो हम कहेंगे कि भाई अमोनिया में नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वाइल ऑन द अदर हैंड ड्यू टू presence of lone pair at nitrogen of NH3, है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास क्या है, तो हम कहेंगे लोन पेयर अवेलेबल है ना, सो इट इज मोर बेसिक, ठीक है। लोन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड, तो हम कहेंगे लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन यहाँ एनिलीन में लोन पेयर बच्चों शेयर हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो जो चीज़ यूज हो रही है सिस्टम में उसको डोनेट कैसे किया जा सकता है, इसलिए ये लेस बेसिक है। नाउ राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में होगा क्या, तो आपको लेना है थैलेमाइड। नाउ व्हाट इज थैलेमाइड, तो बच्चों थैलेमाइड है बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, दिस इज थैलेमाइड। अब थैलेमाइड की रिएक्शन, अब ये है एसिडिक नेचर का, ठीक है, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो नाइट्रोजन पे लोन पर अवेलेबिलिटी कम करेगा, तो ये बाय नेचर क्या है, सो थैलेमाइड इज एसिडिक इन नेचर, ओके। तो भाई थैलेमाइड एसिडिक नेचर का है तो इसकी रिएक्शन बेस से करा लेते, तो होगा क्या, तो भाई जो एसिडिक है वो HIN दे देगा, जो बेस है वो OHIN दे देगा और प्रोडक्ट बना लो, तो हम कहेंगे ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है। N के साथ क्या आ गया, K आ गया, है ना, तो NK आयोनिक बॉन्ड है, शो नहीं करेंगे इसको, NK, K प्लस है और N माइनस है, एंड इट विल बी पोटेशियम थैलेमाइड। अब क्या करें, तो भाई पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन कराओ हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड से,
RX। ठीक है, अब हेलो एल्केन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये KX, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अब थैलीमाइड में एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गया है ना बच्चों। चैप्टर अमाइन से क्वेश्चन लिया हुआ है ये, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस। सो ये बन गया N एल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ आपने एल्काइल ग्रुप कनेक्ट किया है, तो N एल्काइल थैलीमाइड। ओके, अब क्या करना है, तो भाई अब इसका कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो HOH HOH। ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको बनाना है अमाइन। तो ये बनेगा RNH2। ठीक है, तो ये बन गया RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन। साथ में क्या बनेगा, तो साथ में बनेगा बेंजीन COOH, वहां से उठाओगे और COOH। सो दिस विल बी थैलिक एसिड। ठीक है, तो थैलीमाइड की रिएक्शन पहले KOH से कराओ, फिर हेलो एल्केन से कराओ, फिर जो प्रोडक्ट आए उसका हाइड्रोलिसिस कर। ठीक है, आंसर विल बी 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है बच्चों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल पहले भी आई थी पेपर में। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल करना क्या है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल के लिए तो हम कहेंगे देखो आपको लेना है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो ये पॉजिटिव हो गया, नाइट्रोजन आपका नेगेटिव। कार्बन डाइसल्फाइड, तो C डबल बॉन्ड S। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो C डबल बॉन्ड O होता, सल्फाइड है तो C डबल बॉन्ड S। अब सल्फर नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, ये H प्लस तो आ जाएगा इधर S के साथ, और नाइट्रोजन जो है ये अटैक बोल जाएगा कहाँ पे, तो नाइट्रोजन अटैक बोल जाएगा यहाँ कार्बन प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये उधर कनेक्ट कर दो। अब जो प्रोडक्ट है वो है RNH। NH को जोड़ना था कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड S, और ये हो गया SH। सही ना। अब इसको गर्म कर दो HgCl2 के साथ। ठीक है, हीट कर दो। अब क्या होगा बच्चों, तो इसमें से निकलेगी H2S गैस। ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी HSH, H2S गैस एलिमिनेट हो जाएगी। H2S गैस HgCl2 से रिएक्ट करेगी ना, तो ये बनाएगी HGS और 2HCl। और जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी जो स्मेल है, तो इसकी स्मेल होती है, जो भी एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है ना, इथाइल ले लो तो इथाइल आइसोथायोसाइनेट, तो आपको लिखना है स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किससे करानी थी, तो हम कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड से। ओके, तो पूरा थियरी में लिखोगे बच्चों, अगर 1 नंबर है तो एक लाइन लिखनी है, When 1 degree amine reacts with carbon disulfide, it forms, अब ये इंटरमीडिएट है तो इसका नाम है एल्काइल। आर को क्या लिखे, एल्काइल, 2 सल्फर है तो डाइथायो कार्बेमिक एसिड। ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट लिख देना। When this intermediate heated with HgCl2, it forms alkyl isothiocyanate. And the smell of this alkyl isothiocyanate is similar to mustard oil. So this reaction is called Hofmann mustard oil reaction. Now बच्चों next जो है तुम्हारे पास complete the following reaction. अब यहाँ पहली रिएक्शन है, ठीक है चलो वापस लिख देती हूँ उसको। ये रिएक्शन है बच्चों एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करानी है, वापस लिख देती हूँ चलो मैं। एनिलीन की रिएक्शन
आपको करानी है NaNO2 और HCl। अब NaNO2 और HCl लेते हैं, इसका मतलब आपको चाहिए नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर 273 केल्विन है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5। क्लियर। तो बच्चों ये रिएक्शन है तुम्हारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बनेगा A, फिर आपको आगे दिया है A की रिएक्शन करा दो सैंड वेयर रिएक्शन, तो बनेगा B और B, A और B को आइडेंटिफाई करो। तो देखो एनिलीन की रिएक्शन ये इससे कराते हैं, तो बच्चों ये वाली रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। तो ये तुम्हें याद रखना है, मैकेनिज्म आपको सिखाया हुआ है, एक फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें, है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन आपको करानी है किससे? नाइट्रस एसिड से। तो यहाँ जो आंसर होगा दैट विल बी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को सेंड में रिएक्शन, तो मान लो मैंने ले लिया HBr और Cu2Br2, HCl Cu2 Cl भी लिख सकते हो, HCN और CuCN कॉपर साइनाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों सेंडमेयर का एग्जाम्पल है। अब क्या होगा, तो देखो ये HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और आंसर जो होगा दैट विल बी ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl प्लस N2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब A और B को पहचानना था। तो A तो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, पूरा नाम अपने आप लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखना हो तो एक अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ा है, उसमें फिनॉल से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना है ना। तो ये BDAC बना कैसे था, डाई एजोटाइजेशन विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो B है दैट विल बी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो A और B आइडेंटिफाई कर लिया हमने। नाउ अमाइन की रिएक्शन A से कराओ प्लस 3KOH, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज B प्लस 3KCl प्लस 3 वाटर। तो A और B आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों अगर अमाइन को A से रिएक्ट कराना है, ठीक है। अमाइन को यहाँ तुम्हें देखो हिंट में दिया हुआ है हाईली पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, है ना। अदरवाइज बच्चे हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए आइडेंटिफाई करने में, तो आपको दिया हुआ है पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। अब देखो ये है बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना। ये जो दिया है तुम्हें ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो बच्चों याद रखना है, लेना अमाइन है बनेगा कार्बाइल अमाइन, लेना अमाइन है बनेगा कार्बाइल अमाइन। तो अमाइन तो ले लिया। अमाइन की रिएक्शन अगर तुम कराते हो क्लोरोफॉर्म और 3KOH, ठीक है। तो व्हेन अमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो देखो ये 3KCl तो बाहर आ जाए। अब ये 3OH और 3H, है ना, ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहा, तो 3 हाइड्रोजन 3 OH, 3 वाटर भी निकल जाएंगे। तो लिया तो हमने अमाइन और बनेगा कार्बाइल अमाइन, तो कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड, बाकी तो दिया वही। तो ये बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो उसकी बहुत तीखी स्मेल होती है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कह दो, आइसोसाइनाइड टेस्ट कह दो, लेना अमाइन है, क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड, यानी कि कार्बाइल अमाइन। नाउ व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज मोर देन टर्शियरी अमीन। तो बच्चों प्राइमरी अमीन में नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ज़्यादा है, प्राइमरी अमीन क्या है RNH2, तो भाई ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही सकता है, ठीक है, RNH2। अब ये हाइड्रोजन भी तो पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, और ये हाइड्रोजन एक के पास 3 है ना, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तीनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड्स बनाने से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। लेकिन टर्शियरी अमाइन में क्या है,
तो मैं कहूँगी यहाँ तो एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 3 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये लोग आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। वाटर के साथ बना सकते हैं क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन वाटर ले आएगा, लेकिन यहाँ ये तो नहीं बनाएगा। तो तुम कहोगी कि भाई इन 3 डिग्री अमाइन देयर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो ऐसा हाइड्रोजन जो F O या N, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और बाकी एलिमेंट नेगेटिव, तो हम कहेंगे नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल क्लोज नहीं आएंगे, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो भाई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ही नहीं है तो मॉलिक्यूल मतलब दूर दूर है तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, तो तुम यहाँ लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, वो भी दो एक्टिव हाइड्रोजन 1 डिग्री अमीन फॉर्म्स क्या करेगा, तो हम कहेंगे भाई ये बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट हाई पूरा लिख सकते हो। सो देयर विल बी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूल कम्स टू ईच अदर, कम क्लोज टू ईच अदर and it has high boiling point. Now alkane amine is more basic than ammonia. तो बच्चों alkane amine यानी RNH2, ठीक है, और अमोनिया यानी NH3। तो हम कहेंगे भाई एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है ना, नेचर कौन सा है, तो हम कहेंगे EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये आराम से लोन पेयर डोनेट करेगा। अमोनिया में है तो सही लोन पेयर, बट कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना, एक लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, और कनेक्टेड ग्रुप क्या कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो आपको क्या लिखना है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप in alkyl amine, electron density at nitrogen atom क्या होगी, तो हम कहेंगे increases। so lone pair donating tendency तो वो भी बढ़ जाएगी, lone pair donating tendency increases। So amine is more basic than NH3। अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया से क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। सो राइट द नेम ऑफ टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है। तो बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कैन बी सेपरेटेड बाय हिंसबर्ग मेथड, है ना, यूज करो हिंसबर्ग रिएजेंट, और दोनों में क्या कर सकते हो, तीनों में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ नाम लिखना है, तो हिंसबर्ग मेथड। नाउ राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम C3H9N। तो बच्चों ये अमाइन है। अब 3 कार्बन वाला अमाइन, तो मैं कहूँगी 3 कार्बन वाला अमाइन हो गया प्रोपेन अमाइन। ठीक है, तो प्रोपेन अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन, और पोजीशन आइसोमर बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो। तो देखो फर्स्ट वाला है प्रोपेन 1 अमाइन, है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है। सेकेंड क्या है, तो भाई सेकेंड है प्रोपेन 2 अमाइन। तो पहले में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है 1, सेकेंड में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है 2। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। नाउ नाइट्रो ग्रुप ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रेजोनेंस। तो बच्चों जैसे एनिलीन में रेजोनेंस समझाया था, वैसे नाइट्रोबेंजीन में तो NO2 N डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अभी देखो यहाँ -M इफेक्ट है,
विड्रॉइंग ग्रुप है ये। देखो ये बॉन्ड स्प्लिट होगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। अब बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा बाहर की तरफ। अब आप सेट कर लो, देखो ये दो बॉन्ड तो हमने छेड़े नहीं थे ना, तो ये एज इट इज बना लो। नाउ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये चार्ज तो हो गया पॉजिटिव, है ना। इस कार्बन का चार्ज नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन को ये ऑक्सीजन ये कार्बन क्या करता है, लोन पे डोनेट कर देता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड O पे शिफ्ट हुआ, O नेगेटिव, ये एज इट इज बना दिया। तो बच्चों O नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, और ये कार्बन क्या था, नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड। अब आगे चल लो, तो अब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करो, है ना। पहला बॉन्ड देखो एंटी क्लॉकवाइज ना, सब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बॉन्ड नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस चलते रहो, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, डबल बॉन्ड, है ना। और ये एज इट इज डबल बॉन्ड, O माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आगे चलो, अब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो, तो बच्चों ये वाली साइड नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और टेल वाला हिस्सा पॉजिटिव, ठीक है। रेजोनेंस तो आई होप आना चाहिए बच्चों, ठीक है। और डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बना सकते हो, देखो सारे बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये भी बाहर इधर आएगा रिंग में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वापस क्या करो, तो हम कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल, और ये हो गया नाइट्रोजन पॉजिटिव होते ही ये डबल बॉन्ड हो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज रेजोनेंस इन नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ शिफ्ट करवा दिया, तो रिंग में शिफ्ट करा था तो प्लस M इफेक्ट, और बाहर शिफ्ट हो गया, है ना, ग्रुप की तरफ हो गया, तो ये होता है माइनस M इफेक्ट। तो नाइट्रो ग्रुप शोज माइनस M इफेक्ट, विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता है, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे प्लस घूम रहा है ना, तो मैं लिख दूं बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज क्लियर दैट there is positive charge at ortho and para position, ortho and para position of nitrobenzene। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या सोचेगा, भाई ऑर्थो और पैरा पे तो जाके अटैक करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस घूम रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन, क्योंकि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो आपने क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन, ठीक है। सो इट विल बी मेटा डायरेक्टिव, है ना। मेटा डायरेक्टिव क्यों, क्योंकि इसने मना कर दिया साफ साफ, है ना, नाइट्रो ग्रुप ने, कि भाई ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्लस घूम रहा है। अब चॉइस क्या है, तो भाई चॉइस आपकी मेटा पोजीशन है, तो जो ग्रुप की प्रेजेंस में मेटा पे अटैक होता है उसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिव। अब एक और क्वेश्चन मिला के पूछ लेता कि भाई ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है ना, प्लस घुमा रहा है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो इट विल बी मेटा डायरेक्टिव। और आप लिख सकते हैं बच्चों कि इट विल बी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर शिफ्ट कर रहा है। सो इट विल बी मेटा डायरेक्टिव एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राइट द IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और यूरिया का IUPAC नेम, तो बच्चों यूरिया का फंक्शनल ग्रुप देखो, अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, एक कार्बन वाला अमाइड मीथेनामाइड, तो आपको लिखना है IUPAC नेम अमीनो मीथेनामाइड, ठीक है,
अमीनो मीथेनामाइड या अमीनो कार्बेमाइड भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ बाईयूरेट टेस्ट ऑफ यूरिया। तो बच्चों अगर आप यूरिया को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, व्हेन यूरिया इज हीटेड एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लिखना है बच्चों क्योंकि 170 पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो 155 पे क्या करेगा, अमोनिया एलिमिनेट करेगा और एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है ना। दोनों को कंबाइन करके लिख दो, NH3 गया तो NH2C डबल बॉन्ड O, देन NHC डबल बॉन्ड O NH2। अब दो यूरिया के कॉम्बिनेशन से बना है इसलिए इसे लिखते हैं बाईयूरेट, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब टेस्ट क्या है बच्चों, तो बाईयूरेट के अंदर अगर आप मिलाएंगे एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो कलर है वो वाइट से हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है। तो वॉयलेट या ब्लू कलर की वजह से ये टेस्ट देगा। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बाईयूरेट टेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज प्लेस्ड ओपन इन एयर। तो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू फॉर्म क्विनोन। तो पहले तो फिनॉल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये क्विनोन जो है बच्चों ये टर्न हो जाएगा पिंक कलर में। दिस क्विनोन फर्दर फॉर्म्स फिनोक्विनोन, ठीक है, ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाएगा और ये बनाएगा फिनोक्विनोन, फर्दर फॉर्म्स फिनोक्विनोन विच इज पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। तो फिनॉल जो है वो खुद ही क्या हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तो बच्चों फिनॉल का ऑक्सीडेशन ये लिख दिया आपने, फिनॉल है ना, एयर से ऑक्सीडाइज करवाना है इसको, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा दैट इज ये जो कंपाउंड है बेंजोक्विनोन या क्विनोन, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्विनोन है ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है ना। फिनॉल अपर लेयर से तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जो जो पार्ट एयर के कांटेक्ट में आया था। अब ये फिनॉल के साथ क्या करेगा, तो हम देखते हैं ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनाना, ये कलर जो है इसका पिंक कलर हो गया और इसे हम बोलते क्या है, फिनोक्विनोन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, व्हाई फिनॉल टर्न्स पिंक कलर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तब भी तुम्हें लिखना भाई फिनॉल एयर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्विनोन बनाएगा, ये क्विनोन फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाएगा और फिनोक्विनोन बनाएगा जिसका कलर पिंक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 1.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो 0.693 डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू 10⁻³ तो 0.693 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 1.44। अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो फॉर्मूला तो क्लियर है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट यानी कि के। तो 0.693 को डिवाइड करो 1.44, ठीक है, और जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, सो इट विल बी 481, ठीक है। और सेकंड है तो सेकंड इनवर्स है ना के की यूनिट, तो 481 सेकंड यूनिट आंसर हो जाएगा आपका टी हाफ। नाउ हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों आपने 11th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे अफेक्ट करता है? तो तुम्हें क्या लिखना है? ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी, ऐसा कहना है लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेगे। ठीक है, नाउ फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होते हैं? 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर, और ये कॉर्नर वाले पार्टिकल जो है ये आपस में टच करते हैं। तो ये एज लेंथ हो गया ए। तो देखो लेट द एज लेंथ, पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात कर लेते हैं। तो एज लेंथ मैंने लिख दिया कितना? ए। ठीक है, अब बच्चों सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर क्या होता है? तो ये कॉर्नर पार्टिकल टच करते हैं, तो A इक्वल्स टू 2R। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, A की वैल्यू 2R, तो ये हो गया 8R क्यूब। ठीक है, अब पूरे क्यूब का वॉल्यूम आ गया। सिंस सिंपल क्यूबिक सेल मेड अप ऑफ 1 स्फेयर या 1 पार्टिकल, है ना भाई? 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो सिंपल क्यूबिक सेल इज मेड अप ऑफ 1 पार्टिकल। तो भाई आपने क्यूब का वॉल्यूम तो निकाल रखा है, अब आपको क्या करना है? स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर। तो बच्चों स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो ये पहले कर चुके हैं बच्चों, है ना, इसलिए फटाफट ले रहे हैं इसको। तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है स्फेयर का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100। तो स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम है 8R क्यूब इनटू 100। अब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%। ठीक है, तो 52.4%, इसमें सिर्फ आपको लिखना ही है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो फाइंड नहीं है, राइट है, डिराइव नहीं करना है। पार्ट सी है ना, छोटे क्वेश्चन से, तो आपको सिर्फ बताना है कितनी। अब एफसीसी के लिए क्या होगा बच्चों? तो एफसीसी के लिए हम डायरेक्ट लिखना ही है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट सेशन में आएगा पार्ट डी, उसमें डिराइव करना है। ठीक है, तब हम डिराइव करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी तो ये होता है 74%। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन फ्रेंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, तो आपको देखना है फ्रेंकल डिफेक्ट किस में होता है? तो हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करते, वो 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट की डिफेक्ट, एक फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हम लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों इसमें? तो हम कहेंगे ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। होता तो क्या है? एक स्मॉलर आयन, जनरली कैटायन, लैटिस साइट में अपनी प्लेस छोड़ के इंटरस्टिसेस में चला जाता है। तो सेकेंड बात आपको जो लिखनी है, इन दिस डिफेक्ट स्मॉलर आयन, जो आयन छोटा है यानी कि कैटायन, लीव्स इट्स प्लेस फ्रॉम lattice and goes into interstitial site। तो भाई जगह से तो पार्टिकल हिल गया, और जगह से पार्टिकल हिल गया मतलब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल डिफेक्टेड है। तो हम कहेंगे कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। अब बच्चों कैटायन अपना प्लेस छोड़ देगा तो डेंसिटी में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो वो इसके अंदर ही। तो हम कहेंगे ड्यू टू दिस डिफेक्ट there is no change in density,
ड्यू टू फ्रिंकल डिफेक्ट। ठीक है भाई, तो इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में कोई चेंज है नहीं। किस में होगा तो हम कहेंगे जहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लाइक AgCl, AgBr, ZnS, है ना, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जहाँ पे क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उनमें क्या होता है, उनमें फ्रिंकल डिफेक्ट होता है। डायग्राम भी बनाना है तो प्रॉपर लैटिस बना के एक कैटायन वाला प्लेस गायब कर दो, मतलब AB बना दो, एक ही जगह खाली छोड़ दो और इंटरस्टिशियल साइड पे बिठा दो, तो इट विल बी फ्रिंकल डिफेक्ट। तो बच्चों यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पार्ट सी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ हम सॉल्व करेंगे पार्ट डी, उसमें थोड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, तब तक बिल्कुल पढ़ाई करते रहेंगे। अब लास्ट टाइम है, पढ़ना है, एग्जाम होंगे, है ना, तो वो नहीं कि एग्जाम नहीं होंगे, क्या पता कुछ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको पढ़ना है टाइम टू टाइम, सीक्वेंस के साथ चलो, सीरीज के साथ चलते रहो, डेली का डेली पढ़ो, और जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले से नहीं आती थी, उसको नोट करो, कॉपी में नोट करो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा उसको सर्च करने का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।